साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है आपके वैवाहिक राइट्स को लेकर। साथियों कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि जो मैरिज है वो चली 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और कोई कमी नहीं है पक्षकारों में। फिजिकली भी वो कंपेटेबल हैं, मेंटली भी ठीक हैं, इकोनॉमिकली भी ठीक हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो गए। पत्नी जो है पीयर जाके बैठ गई, पति समझा रहा है, वो नहीं आ रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है और अल्टीमेटली पति उसको रंगे हाथ पकड़ भी लेता है और पत्नी जो है वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आराम से अपने उस कंसर्न लिव इन पार्टनर के साथ जो है संबंध कायम करी हुई है। आपके दिल में घबराहट किया कि अगर मैं आगे बढ़ा, मैंने प्रोसीड किया तो अल्टीमेटली मुझ पर वो काउंटर केस कर देगी, बेटर है मरने दे। फिर आप बात करते हो तलाक की, तो कहती है तलाक दे दूंगी आपको मैं, बट मुझे रुपया चाहिए लमसम में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। परेशानी जो है वहीं शुरू हो जाती है आपकी। फिर आप जाते हो एडवोकेट के पास में, कानूनी कार्रवाई शुरू करते हो, देन यू हैव टू फेस द काउंटर केसेस ऑफ डाउरी हैरेसमेंट। तो उस सिनेरियो में करें तो क्या करें, अधिकार क्या है हमारे, और इस तरह के मैटर में हमें क्या क्या सावधानी जो है रखनी चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिला के टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है लीगल अवेयरनेस से। क्योंकि देखो धोखा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर धोखा हो गया उसके बाद क्या इलाज हम लें वो समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इन्फेक्शन को प्रॉपरली क्योर नहीं किया गया इंसेप्शन पे ही, तो वो इन्फेक्शन इतना बड़ा नासूर आपके लिए बन जाएगा, हो सकता है कि वो आपकी जान तक ले लें। तो वो स्थिति यहाँ पर है। पत्नी चले गई, कोई बात नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, पर मालूम पड़ता है कि वो तो किसी के साथ मजे ले रही है और बाद में जो है आप पर वो केस भी कर रही है, तो आप डबल मरे। पत्नी भी गई और अल्टीमेटली केस भी हो गया और मेंटेनेंस देना पड़ रहा है भारी भरकम। तो करें तो क्या करें, ठीक है जी। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इस पर आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। शांति से समझिएगा बात को, एक एक चीज़ को जो है नोट डाउन करते हुए चलना अपने को। सबसे पहले इस तरह के मामले हो जाने पर जो प्राइम स्टेज है, ये जो प्राइम कंसर्न है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करें। साथियों एक बात आप समझिएगा कि जो एडल्ट्री की एविडेंसेस हैं उसको इतना आसान नहीं होता है साबित करना, क्योंकि एडल्ट्री में ये ज़रूरी है कि कंसर्न लड़का और कंसर्न लड़की के बीच जो है शारीरिक संबंध है और ऐसे संबंध होने चाहिए आउट ऑफ मैरिज। अगर शारीरिक संबंधों को आप साबित नहीं कर पाओगे तो किसी भी रूप में एडल्ट्री कोर्ट जो है एज्यूम नहीं करेगा और जो रेमेडी आप चाहते हो वो रेमेडी आपको नहीं मिल सकती। मैंने ऐसे फैसले भी देखे हैं कि जहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर भी कोर्ट ने निष्कर्ष निकाल लिए, और कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ कोर्ट कहती है कि भाई केवल चुम्बन तो है, क्या हो गया, मियर नेकेड तो हुई है, क्या हो गया, ये एडल्ट्री थोड़ा ना हुई। तो इसलिए एडल्ट्री के पैरामीटर्स क्या हैं, इसको जो है अपने को समझना होगा, तभी हम इस बिंदु पर सही काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जिसके पास हम जाएंगे वो अपना ज्ञान लगा देगा और आप कोई गलत ज्ञान लेके गलत कार्रवाई करोगे तो राइट्स तो आपके ही अफेक्ट होंगे। तो इसलिए कहीं जाने से पहले हमें भी अलर्ट होना होगा कि वास्तव में राइट्स क्या है हमारे और किस तरह ये राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो पढ़ोगे भाई, समझना चाहते हो तो चलो भाई शुरू हो जाओ फिर। तो जो प्राइम कंसर्न है आज का वो है डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। और ग्राउंड्स भी जो मैं डिस्कस करूंगा, बट प्राइम कंसर्न क्या है अभी हमारा, एडल्ट्री। साथियों एडल्ट्री को हम कहते हैं कानूनन जार कर्म। अब मैं कहूँ जार कर्म तो भेजा खराब हो जाएगा आपका। कई शब्द ऐसे हैं हमारे कानून में हिंदी के अंदर जिनको पढ़ के भेजा खराब हो रहा है। ये जार कर्म क्या होता है? अरे कोई होता होगा कोई विदेशी आइटम, अरे जार कर्म एडल्ट्री। एडल्ट्री बेसिकली डिफाइंड नहीं है कानून में। एडल्ट्री का बेसिकली अभिप्राय क्या है कि कोई मैरिड कपल है, मान लीजिए ए और बी, ए का दिल जो है वो आ गया सी पे, जो कि एक महिला है, ए पुरुष है और सी कोई महिला है। ए का दिल आ गया उस कंसर्न महिला पे और उस कंसर्न महिला के साथ ए ने संबंध स्थापित कर लिए जो कि है शारीरिक संबंध। तो मैरिज क्या है, अभी सर्वाइव कर रही है ए और बी के बीच में, इनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है, बट चूंकि संबंध बन गए हैं ए और सी के बीच में, ये शारीरिक संबंध है, तो इस तरह के संबंधों को टेक्निकली हम कहते हैं एडल्ट्री। क्लियर हो गई बात ये है। और एडल्ट्री हमारे देश में पहले अपराध था, अब ये अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 497 में यह अपराध था, अब अपराध नहीं है और अब आईपीसी भी खत्म हो गया है। और 1 जुलाई 2024 से चूंकि BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता पिक्चर में, जिस कारण उसमें भी जो है ये अपराध नहीं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ क्राइम। तो बेसिकली यह एक पाप है और यह पाप जो व्यथित पक्षकार है
उसको ये अधिकार देता है कि इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स के लिए मूव कर ले। तो इट मीन्स अगर जब भी ग्राउंड होगा एडल्ट्री का, चाहे वो पति करे चाहे पत्नी करे, तो व्यथित पक्षकार जो है वो केवल डिवोर्स के लिए मूव कर सकता है। इस ग्राउंड पे कोई भी पनिशमेंट जो है किसी पक्षकार को जो है वो नहीं होगा। क्लियर है? अब साथियों, एडल्ट्री के बारे में मैंने आपको समझाई बेसिक बातें। एडल्ट्री को प्रूव कैसे करना होता है? नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सर्कमस्टेंसेस फाइल पे ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है निष्कर्ष निकाल सके। बट प्रॉब्लम वही आ रही है बार बार घूम के कि कुछ कोर्ट कहते हैं कि केवल चुम्बन हो गया नॉट एडल्ट्री, केवल लड़की नेकेड हो गई, मियर नेकेड है नॉट एडल्ट्री। उसके लिए रियल इंटरकोर्स जो है फाइल पे होना चाहिए और इस तरह के अलामत सबूत जो है फाइल पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम किसी भी रूप में एडल्ट्री को अज्यूम नहीं कर सकते। साथियों, केस स्टडी यहाँ तक ये भी बताती है कि एडल्ट्री को लेकर जो एविडेंसेस हैं अगर हम कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट उस पर निष्कर्ष ड्रॉ करेगा, बट इतना आसान नहीं है उनको प्रूव करना, क्योंकि इस तरह के मामलों में सीधी या प्रत्यक्ष एविडेंस मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जिस कारण जो चेन एविडेंसेस हैं उनकी हमें जोड़नी पड़ती है कड़ी से कड़ी। इसके अलावा मोटिव क्या है उसको जो है देखना होता है और उसके आधार पर निष्कर्ष जो है कोर्ट से निकलवाने होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब कहना है आपका कि आपकी वाइफ जो है एडल्ट्री में है किसी व्यक्ति के साथ में, तो सबसे पहली बात वो व्यक्ति विशेष कौन है उसको आइडेंटिफाई करो। कई बार कोर्ट में ऐसा होता है कि पता ही नहीं आपको, आपने लिख दिया जी मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर विजय, मिस्टर रवि, कुछ भी लिख दिया, इससे क्या हो जाएगा? देयर मस्ट बी द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन जिसके साथ जो है आपकी वाइफ एडल्ट्री में है। अगर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है तो बेकार है मेहनत करना। दूसरा पॉइंट, उस कंसर्न व्यक्ति को पक्षकार बनाना पड़ेगा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि वो भी अपना जवाब जो है पेश कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं आप केस को जो है लूज कर जाएंगे। तीसरी बात है, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति विशेष आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है प्रोवाइड कर दे आपकी अपनी पत्नी के खिलाफ ही, कि ये फला फला के साथ रुकती है, उसके साथ ये सेक्स करती है, जिसके एविडेंसेस जो हैं मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि आपको जो है न्याय मिल सके भाई साहब। तो ऐसी एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में करना क्या है इस बात को समझिएगा। ऐसा कंसर्न व्यक्ति खुद व्यक्तिगत आके आपको एविडेंस दे सकता है, तो उसके बयान जो है मैं करना है। अगर व्यक्तिगत नहीं आ रही, बाय पोस्ट आ रही है, तो जिस लिफाफे में एविडेंस आई है उसको मत फाड़िएगा। इसके अलावा ऐसी एविडेंसेस पर हमें साइबर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना ही लेना है, और ऐसा एविडेंस जो है रिलेवेंट होगा और साइबर एक्सपर्ट ये प्रूव कर पाएगा कि इस रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं है और जो भी कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस हैं और उसके आधार पर निम्न निष्कर्ष जो है दे सकते हैं। वो निष्कर्ष क्या होंगे? निष्कर्ष ऑफ इंटीमेसी, निष्कर्ष ऑफ बीइंग नेकेड, निष्कर्ष कि उनके बीच एक संबंध है। क्लियर है? और अगर उसमें कोई ऑडियो कंटेंट भी है तो कंसर्न एक्सपर्ट उसका ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है, तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। आप अगर लोड अपने कंधों पर लोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको वो एविडेंस कोर्ट में रखनी है जो बेस्ट एविडेंस है, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस तरह के मामलों में आपको जो है मेंटल अगोनी भी कॉज होती है, मानसिक त्रास भी होता है। तो इस पॉइंट पर हम एडिशनल ग्राउंड क्रुएल्टी का लेते हैं, क्योंकि एडल्ट्री हुई है जिस कारण से मुझे मानसिक त्रास भी हुआ है, और क्रुएल्टी के अन्य आयाम जो हैं कि मेरी पत्नी जो है साथ में नहीं रहती है, उसने इंटरकोर्स जो है सीज कर दिया, उसके किसी के साथ अवैध संबंध है, मेरे जो माता पिता हैं उनसे झगड़ा करती है, मेरे जो भाई बहन झगड़ा करती है, जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे झगड़ा करती है, झगड़ा मुझसे करती है, तो शी इज़ नॉट रेडी विलिंग टू हैव अ हैप्पी मैरिटल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लूँ। इस पॉइंट को जो है अपने को एम्फेसाइज करना है अपने पिटिशन में, तो बनेगी ग्रेव क्रुएल्टी। और जो भी आप एविडेंस कोर्ट में देने जा रहे हो या जो भी आप काम करने जा रहे हो टूवर्ड्स ड्राफ्टिंग ऑफ पिटिशन, उसको करने से पहले विशेषता जोर दीजिएगा इस बात पे कि आप वकील के पास जाने से पहले आप खुद से एक स्क्रिप्ट लिखो, जो आपके घर वाले हैं उनसे भी स्क्रिप्ट लिखाओ उसी मुद्दे के ऊपर, और फिर एक कॉमन मैटर जो है रेडी कर लो। मैटर कॉमन होगा, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। उसके बाद आप जाओ टू हैव अ कंसल्टेशन विद द एडवोकेट, सारा मैटर बताओ, एविडेंस से बताओ, ड्राफ्टिंग कराओ, उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको केस दाखिल करने से पहले, खासकर बात कर रहा हूँ मैं डिवोर्स केस की, नोटिस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मामलों में मैट्रिमोनियल फ्रॉड भी हुआ है। वो लड़की आपका जो वैल्यूबल्स आर्टिकल है वो लेके ही भाग गई है, उसके किसी का संबंध भी है, इसके अलावा उसने गंभीर रूप से आपको मेंटल अगोनी भी कॉज करी है, तो यू कैन आस्क फॉर कंपनसेशन ऑल्सो। मांगने में कोई हर्ष छोड़ना है। और कई लोग क्वेरी करते हैं कि भाई अगर हम कंपनसेशन मांग लेंगे तो क्या हमें कोर्ट फीस देनी होगी? आंसर है नो। मुआवजे के अंदर कोई अपने को कोर्ट फीस नहीं देनी होती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और मांगने में हर्ज भी क्या है भाई, मत दे कोर्ट, और तो क्या होगा। पर रेमेडी मांगने में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये रेमेडी कॉन्सिक्वेंटल है, रेमेडी मेन कोर्स में नहीं है, जिस कारण जो कॉन्सेप्ट है
कंसेंट कोर्ट फीस एक्ट के वो यहाँ पर लागू नहीं होते, स्ट्रिक्टली इन टर्म ऑफ एड वॉलरम कोर्ट फी। ये आपको कब जो है विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा पत्नी जो है लंबे टाइम से अलग रह रही है, करीबन 2 साल या उससे अधिक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, अगर ये ग्राउंड में अवेलेबल है और इस पीरियड के बीच में आपके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने किसी भी रूप में, तो आप डेरिवेशन का ग्राउंड में जो है ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परित्यागता। क्लियर है बात ये। तो इस तरह से हमको जो है आगे बढ़ना होता है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉज। अगर प्रॉपर कॉज नहीं है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं है, तो लड़के केस हार जाते हैं डिवोर्स के। ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिख दी और केस लगा दिया और केस को जीत जाओगे। सोचो, मंथन करो, तभी वर्कआउट होगा। और सारा बेस जो है आपका है नोटिस। अगर नोटिस से ड्राफ्ट कर दिया तो आप केस में जीत गए 70% से ऊपर। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि नोटिस ड्राफ्टिंग से पहले प्रॉपर डिस्कस करो, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करो, प्रॉपर ब्रीफ बनाओ, उसके बाद नोटिस को ड्राफ्ट कराओ, उसके बाद भिजवाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पर हम गलती करते हैं। हम अच्छा वकील बुक करते हैं टू ड्राफ्ट द पिटिशन, पर अच्छा वकील अगर हमने बुक कर लिया टू ड्राफ्ट द नोटिस, तो वहाँ पर रिजल्ट जो है अच्छे आने की हमारी स्थिति रहेगी। साथियों, इस तरह से जो है इन केसेस में आगे बढ़ना होता है और इस तरह से एविडेंसेस को जो है रखना होता है। क्लियर है बात ये। तो एलेटर को लेकर आप एक बात वहाँ में सेट कर लेना कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उस पर जोर दिया जाएगा अगर वो अवेलेबल है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने खुद जो है पकड़ लिया अपनी पत्नी को और उसका कन्फेशन रोते हुए उसकी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इट इज़ रिलेवेंट। इसके अलावा कई बार होता है कि मौके पर जो है पुलिस कॉल कर लेते हो, पुलिस आ जाती है, स्टेटमेंट ले लेती है आपकी वाइफ का या उस कंसर्न एडिटर का, और वो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड होकर फाइल डिस्पोज हो जाती है, तो वो स्टेटमेंट भी आप ले सकते हो आरटीए में। इट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट। एनी एडमिशन बाय हर वॉलेंटरली एंड इट इज़ नॉट इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, इस एडमिशन की जो है वैल्यू है कोर्ट में, वो एडमिशन रिलेवेंट है। इसलिए हर एक एविडेंस पर हमें विशेषतः जोर देना है। हमारी हल्की सी गलती, हल्की सी लापरवाही हमें अच्छे केस में जो है हरवा सकती है। गलतियां ना करें, इन बिंदुओं पर ध्यान रखें और आगे प्रोसीड करें। क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको इस टॉपिक पर इनलाइटन करने का प्रयास किया और कंसेप्चुअली जो है क्लियर करने का मैंने आपको प्रयास किया। अगर टॉपिक समझ में आया तो इसको जो है अमल में लाइएगा, इस चीज़ का जो है अनुसरण कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।